अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू वाइड एंड नीट चैनल। आज हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास को। और आज हमारा सेल द नीड ऑफ लाइफ के ऊपर लास्ट लेक्चर है। कहेंगे सर बहुत एंड में जाके आपने ये पूरा करवा रहे हैं, वरना आप इसके ऊपर हमने छोटी मोटी क्लासेस करके कि किसी का ड्यूरेशन 1 आवर का अप्रोक्स भी था और किसी का 1 आवर से ज़्यादा भी था, थोड़ा बहुत करके, बट ऑन एन एवरेज क्या होता है 1 आवर के अराउंड ही रहा है। और किसी का ड्यूरेशन हाफ एन आवर भी रहा था। बट आज इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरे के पूरे चैप्टर को, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम न्यू चैप्टर को ही बिगिन करेंगे। और मैंने जब लास्ट क्लास में आपको करवाया था तो आप वहाँ पे मैं क्वेश्चंस को ऐड नहीं कर पाया था। अब जो थोड़े बहुत पीवाईक्यू आए हुए हैं उन टॉपिक्स पे, जैसे कि राइबोसोम क्या होता है, सील या फ्लैजिला के ऊपर, अब ये क्वेश्चन हम कर नहीं पाए थे थोड़े बहुत। अब उनके ऊपर क्या है, सबसे पहले हम पीवाईक्यू को देखेंगे। उसके बाद हमारे जो आज क्लास के टॉपिक, आज की क्लास में जो तुम्हारे पास में टॉपिक्स है, वो टॉपिक कौन से है तुम्हारे पास। एक का नाम है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, दूसरे का नाम न्यूक्लियस, उसके बाद माइक्रोबॉडी, और उसके बाद में एंडिंग में जो ये पीवाईक्यू है इनमें तुम्हारे पास में इन्वॉल्व है। नीट 2023 के भी है और 2024 के भी है, और उससे पुराने भी है तुम्हारे पास में, तो ये नहीं कि तुम्हारे पास और नहीं है। तो जितने भी पीवाईक्यू बन रहे हैं उनको यहाँ पर देख लेंगे हम एंडिंग में। बट हमारा मेन जो आज की क्लास का मिशन है वो ये है, पहले सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल को कवर करा जाए, फिर न्यूक्लियस को, और एंडिंग में माइक्रोबॉडी को। अब जो ये टॉपिक है तुम्हारे पास, तो चलो टॉपिक की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो पीवाईक्यू आए पढ़े थे थोड़े बहुत, उनको देखते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था साइटोस्केलेटन, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। साइटोस्केलेटन क्या आता है तुम्हारे पास में, एक प्रोटीन फिलामेंट होता है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट ये इन्वॉल्व होते हैं, और इन सबको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, साइटोस्केलेटन। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये पीवाईक्यू है। मैंने यहाँ पे ईयर को लिखना मेंशन करना भूल गया, पर ये पीवाईक्यू आप चेक कर लेना। साइटोस्केलेटन किसका बना होता है बताओ। प्रोटीनस फिलामेंट, यही करेक्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट गलत, कैलोस, ये कहां से नाम आ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, एन इलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनस। लो वहां पर पूछा किसका बना पड़ा है, यहां पर खुद वो डेफिनेशन दे दी, पूछ रहा कौन है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो अच्छे से तुम पता है सर साइटोस्केलेटन ही नाम आएगा, ये भी खत्म। अगले क्वेश्चन को देखें, ये भी पीवाईक्यू था, और जो मैं करा रहा हूं ये सब पीवाईक्यू है। अगले को देखें, पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड ए सेल टेक प्लेस इन, जो तुम्हारे पास है पेप्टाइड होता है। पेप्टाइड क्या होता है सुने, पेप्टाइड एक बॉन्ड है। सर कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है तुम्हारे पास, जब व्हेन एमिनो एसिड, जब एमिनो एसिड क्या करते हैं, व्हेन एमिनो एसिड ज्वाइन, जब एमिनो एसिड तुम्हारे पास में ज्वाइन करते हैं यहाँ पर, तब जो बॉन्ड बनता है तुम्हारे पास में, तो पेप्टाइड बॉन्ड का आता है। पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब प्रोटीन है, तो आप इतना याद रख लें कि जब ये जुड़ेंगे तुम्हारे पास, व्हेन एमिनो एसिड ज्वाइन, तो प्रोटीन फॉर्म। और प्रोटीन के बनने के लिए कौन सा बॉन्ड चाहिए होता है, पेप्टाइड का। अब बताओ प्रोटीन बनाने का रोल ये किसका होता है, राइबोसोम का। तो वो राइबोसोम को पूछ रहा होगा हमारे पास, क्या पूछ रहा है, किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट में गलत, माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं, अगला क्या तुम्हारे पास क्रोमोप्लास्ट में, ये भी नहीं, राइबोसोम इज करेक्ट आंसर। तो वो पूछ रहा है किसके अंदर ये होता है। अब इस वाले पार्ट में हमें क्या है, अगले क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम। राइबोसोम के लिए क्या सही है, दीज आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। क्या राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही पाए जाते हैं, कहेंगे सर नहीं, किसके अंदर पाया जाता है, एंड इन यूकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल आल्सो। तो यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में, यहां पर उन्होंने कहा है ओनली, तो ये ओनली गलत है। अगला दीज आर सेल्फ स्प्लाइसिंग, ये भी गलत है। द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कैसा होता है बताइए, 70s। और यहाँ पर एस किस चीज को बताता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। यहाँ पर 70s आना था और हमें सही बताना है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, एक ही बच रहा भाई। और हम बात कर चुके हैं राइबोसोम किस किस का मिलकर बना होता है, यहाँ लिखा है दीज आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, तो ये सही है, क्योंकि आरएनए प्लस प्रोटीन का मिलके बनता है कौन, राइबोसोम। तो ये वाला करेक्ट है, ये दोनों पीवाईक्यू।
चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब, कह रहा है कौन सा पार्ट सही है, किस पार्ट को उन्होंने करेक्टली डिस्क्राइब करा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, राइबोसोम दे दिया, दोजन क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर वाइल दोजन साइटोप्लाज्म आर स्मॉलर। भाई उल्टा कर दिया इन्होंने। वैसे होना क्या था तुम्हारे पास, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा होता है 70s और साइटोप्लाज्म में कौन सा होता है 80s, तो ये रॉन्ग। लाइसोसोम ऑप्टिकली एक्टिवेट पीएच ऑफ 8.5, ये कौन सा पीएच होना था, अब ये कौन सा पीएच है अल्कलाइन, और होना कौन सा था तुम्हारे पास में क्या आता है एसिडिक, तो एसिडिक क्या है जो 7 से नीचे आता, तो ये भी रॉन्ग है। थाइलेकोइड फ्लैट मेम्ब्रेनस शेक फॉर्मिंग द ग्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, आपको पता होगा थाइलेकोइड किसको मिलकर बनाती है तुम्हारे पास, थाइलेकोइड क्या होती है पाइल्स ऑफ द कोइन है, कोइन के समान स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती है, और किसको बनाती है ग्रेना को, तो ये करेक्ट होना था। सेंट्रियोल में क्या तुम्हारे पास एक्टिव आरएनए होता है, ये भी रॉन्ग है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, किसमें मेम्ब्रेन नहीं है, बहुत बार कर चुके हैं हम, मेम्ब्रेन किस किस में ना है बताइए, तो मेम्ब्रेन एब्सेंट, दो के अंदर नहीं होती है, एक का नाम क्या होता है राइबोसोम और दूसरे का नाम क्या होता है सेंट्रोसोम, तो राइबोसोम में और सेंट्रोसोम में मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ये दो है। अब यहाँ पर देख लीजिए पीवाई क्यों, ये भी यहाँ पर मीजोजोम रॉन्ग, वैक्यूल नहीं, लाइसोजोम नहीं, एक राइबोसोम ही बचा है। सर हमें तो यहाँ आपने देख लिया राइबोसोम ही लगा देते, क्यों बता रहे हो। चलो अगले की तरफ, 2023 ये लो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन, बताओ क्या काम करता है साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियर डिवीजन नहीं। अगला, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन भी नहीं बनाता। मोटिलिटी ये करेक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन ये भी नहीं करता। क्या आपको मैंने बताया था कि वहां पर ये मूवमेंट में रोल प्ले करता है, तो मोबिलिटी में रोल प्ले कर रहा है मोटिलिटी के अंदर, तो ये अब बताओ 2023 का ही था, इतना सिंपल। अगली की तरफ अब देखो, अब है तुम्हारे पास में टॉपिक, अब ये टॉपिक क्या है सेंट्रोसोम क्या है, पहले हम इसको जान लेते हैं कि सेंट्रोसोम क्या काम करता है कैसा होता है, ये सबको देखते हैं। तो चलो पढ़ते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के बारे में सबसे पहले तो ये कैसा होता है तुम्हारे पास याद रखना, अभी बताया मैंने नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तो नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, सर कोई मेम्ब्रेन ना है, इतना हमें आ गया। आगे सेंट्रोसोम जो होता है, अब ये साइटोप्लाज्म में ही मिलेगा आपको, और ये भी आपको कहां देखने को मिलता है, सुने ध्यान से, प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, ये आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, सर किसी और में नहीं है। अगर आप थोड़ा और भी देखें, कैन बी फाउंड, ये यहां पे मिल सकता है आपको, कैन बी फाउंड इन लोअर प्लांट, जो छोटे प्लांट्स होते हैं लोअर प्लांट में कौन आता है, जैसे कि एल्गी, तो लोअर प्लांट में आपको देखने को मिल सकते हैं, बट याद रखना कंप्लीटली ये एब्सेंट ही होंगे, दीज आर एब्सेंट इन हायर प्लांट, जैसे कि तुम्हारे एंजियोस्पर्म में, अब ये सब हायर प्लांट में, तो उनमें तो कंप्लीटली एब्सेंट होंगे, ये लोअर प्लांट में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको फंजाई में भी देखने को मिल सकते हैं, फंजाई नॉट ए प्लांट, ये बता दिया आपको। अगला, सेंट्रोसोम क्या होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, सराउंडेड बाई, ये किससे सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाई अमोर्फस, जो वहां पर फ्लूइड है तो उसका नाम है सराउंडेड बाई अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, तो कैसा मटेरियल होता है वो तुम्हारे पास में पेरीसेंट्रियोलर होता है और अमोर्फस है। इसके अलावा जो सेंट्रोसोम है तुम्हारे पास, इसमें क्या होते हैं, दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर है बताइए, दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और उनका नाम क्या होता है सेंट्रियोल, तो हमारे पास में दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं इनके अंदर सेंट्रोसोम में, और दोनों जो सेंट्रियोल होते हैं
वो होते हैं आपस में प्रेजेंट एक दूसरे के, दे आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वो कैसे होते हैं तुम्हारे पास, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों परपेंडिकुलर है। एग्जामिनर क्या करेगा, यहां पर परपेंडिकुलर को हटाकर कर देगा पैरेलल, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पैरेलल नहीं होता है, कैसे होता है, परपेंडिकुलर। इस बात को याद रखना। यहां गलती करेगा भाई, इसे हटा देगा, यहां से पैरेलल लिख देगा, और तुम्हें लगेगा हमें तो पढ़ा हुआ है, आता है, यहीं पे खेल जाएगा। अगर हम अगले की बात करें सर, सेंट्रियोल क्या होते हैं हमारे पास में, दो सेंट्रियोल है, किस डिवीजन में रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, ये किसके अंदर काम आते हैं, आपको याद भी होगा थोड़ा बहुत कि जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम प्ले इंपोर्टेंट रोल, ये किसमें इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, इन, एक तो काम करता है ये सेल डिवीजन में, जो सेल का डिवीजन है वहां पर इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा सेल डिवीजन के अलावा और किसके अंदर ये रोल प्ले करता है, सेल डिवीजन के अलावा देखिए कैसे करता है वो, हमारे पास में क्या आता है, एक नाम आता है न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस, वहां भी करता है ये। और न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस क्या आता है, यही मेनली पार्ट है जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, जिनकी वजह से हम आगे क्या कर पाते हैं, क्रोमोसोम को डिवीजन करा पाते हैं। तो न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस को बनवाता है ये। इसके अलावा और क्या काम कर सकता है, तो सीलिया एंड फ्लेजिला के अंदर भी रोल प्ले, सीलिया एंड फ्लेजिला फॉर्मेशन। आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, सीलिया और फ्लेजिला के अंदर कौन सी यूकैरियोट में कौन सा तुम्हारे पास में होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है, 9+0 अरेंजमेंट होता है, यूकैरियोट की बात कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, याद रखना इस चीज को। तो यहां पर है तुम्हारे पास में सीलिया एंड फ्लेजिला, इसमें कौन सी अरेंजमेंट है, 9+2 अरेंजमेंट। अब जो 9+2 अरेंजमेंट है ये यहां पर पाई जाती है, ये आपने देख लिया। अब जो 9+2 है क्या हर जगह पे होता है, आपको बताऊं मैं, फ्लेजिला के अंदर कितने पार्ट होते हैं, चलो मैं एक पेड़, फ्लेजिला के अंदर आपको याद होगा थोड़ा बहुत, फ्लेजिला में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। किसके अंदर होते हो 3 पार्ट, वो होते हैं किसमें, प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में, बट इन यूकैरियोट की बता रहा हूं मैं, इन प्रोकैरियोट कौन कौन सा है बताओ, एक का नाम क्या होता है, फिलामेंट, और दूसरे का नाम क्या होता है, हुक, और तीसरे का नाम क्या होता है, बेसल बॉडी। ये वाला जो फिलामेंट वाला पोर्शन है नॉर्मली क्या है, अब जो बेसल बॉडी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बेसल बॉडी के अंदर और प्लस सेंट्रियोल जो आप कह रहे हैं, इनके अंदर जो अरेंजमेंट है वो होता है 9+0 अरेंजमेंट। ये बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा अरेंजमेंट है, 9+2 नहीं होता। और फ्लेजिला के अंदर यूकैरियोट में आपके पास में कौन सा है, 9+2 अरेंजमेंट। यहां पर सेंटर में बीच में तुम्हारे पास में एक हब बनता है, वहां पर उसको मैंने कहा है 0, और यहां पर 2 होते हैं तुम्हारे पास, लास्ट टाइम पढ़ भी चुके हैं हम, सीलिया और फ्लेजिला के अंदर। और सीलिया और फ्लेजिला को कौन बनवाता है तुम्हारे पास, बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी दूसरा नाम है सेंट्रोसोम का, सेंट्रोसोम का, जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूं मैं, सेंट्रोसोम आल्सो कॉल्ड एज, सेंट्रोसोम को हम किस नाम से जानते हैं बताइए, आल्सो कॉल्ड एज काइनेटोसोम भी कहते हैं इसको हम, बेसल बॉडी का नाम भी इसी में आता है, ये चीज। अगर यहां तक तुम्हें डाउट हो बताइए। अब देखो, जो आपका सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है, इट्स लाइक, यहाँ पर क्या होता है, लुक्स लाइक कार्ट व्हील, कैसा होता है बताइए, कार्ट व्हील के समान होता है ये, कार्ट व्हील का मीन्स होता है बैलगाड़ी के पहिए के समान। तो ये
कैसे होता है बैलगाड़ी के पहिए के समान। यहां पर क्या आता है तुम्हारे पास में, याद रखना, 9 होती है इवनली स्पेस्ड ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, 3 3 करके इस तरह से देखें, एक, ये 2 और ये 3, 1 होगी तुम्हारे पास, इसी तरह 2 1 2 और 3। इसके बाद यहाँ पर अगले के अंदर आएगा 1 2 3, सो ऑन, इस तरह तुम्हारे पास में कितनी हो रही है टोटल, यहाँ पर टोटल ये जाती है 9 तक टोटल। इनका नाम जो इन्होंने कह रखा है, अगर इसका नाम ए है, इसका नाम बी और सी है, ये ए बी और सी, ए बी और सी, तो इनमें जो लिंक होता है आपस में, ये इस वाले को हम कहते हैं एसी लिंकर। और इनके बीचों बीच में जो इनका सेंटर है, जो इनका सेंटर है, सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर कोल्ड एज हब, तो इनका सेंटर को नाम आता है हब का नाम। तो सेंटर का बीच में, तभी तो नाम आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको कौन सा रेंज बताया यहाँ पे, 9 + 2 9 + 0 9 + 0, 9 का मतलब 9 इस तरह है वो, और 0 तुम्हारे पास सेंटर में बीच में, तो उसका नाम मैंने क्या कहा है, हब कहा है। तो हब ये है तुम्हारे पास, तो ये 0 है, और ये कैसा होता है तुम्हारे पास, प्रोटीनियस। इस बात को याद रखना, ये प्रोटीनियस होता है, कि प्रोटीन का बना होता है ये। और जो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल को आपको पता होगा नॉर्मल, और ना पता है बता रखा है, मैं लास्ट में बताया था, इस प्रोटीन से बनता है ये, उन प्रोटीन का नाम हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो हमारी एनसीईआरटी है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। 9 है, तो 9 तो तुम्हारे पास सराउंडिंग में है, पेरीफेरी में है, और सेंटर में एक बीच में है, तो बना 9 + 0 अरेंजमेंट। तो सेंट्रियोल का ये होता है। और कैसा दिखता है वो, कार्टव्हील के समान, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये आया था क्वेश्चन नीट 2024 में, ये वाला। तो इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे इतना, आगे देखे ध्यान से। अब मैं इसको एक और बार इसके अंदर बताऊं यहाँ पर कैसे, तो देखिए हमारे पास जो सेंट्रोसोम है, जो सेंट्रियोल है, अगर हम इसके अंदर और देखें यहाँ पर जिससे वो जुड़े होते हैं, अब देखो मैं एक, ये दो, एक सेकेंड वेट, सुने, ये तुम्हारे पास में क्या आता है, एक यहाँ पे हो गया 1 2 और 3, उसके बाद 1 2 3 1 2 3, इस तरह से आप सोन क्या होता है, यहाँ पर 9 को अरेंज कर लीजिए। देखिए इनमें क्या है, टोटल कितने हो गए तुम्हारे पास, 9 है, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है तुम्हारे पास। अब इन 9 के अंदर जो तुम्हारे पास ये सेंटर वाला पार्ट है, ये इनका सेंटर है, ये तो क्या हो गया तुम्हारे पास 9 पेरीफेरल, कितने की बनी होती है, 2 की 3 की, तो ट्रिपलेट है, 9 पेरीफेरल ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ये वाला। हर एक से जो स्पोक निकलता है, अब देखो इसका नाम क्या है, ए, ये बी और सी, यहाँ पर ए बी और सी दोनों आपस में जिससे जुड़ी है, इस लिंकर का नाम क्या होता है, एसी लिंकर, ये वाला। और ये इनका सेंटर वाला पार्ट है, तो इसको हम क्या नाम से कहते हैं, हब। तो हब से कैसे जुड़ी होंगी, हर एक वाले पार्ट से, जैसे कि यहाँ पर है तुम्हारे पास, जो यहाँ पर ही निकलेंगी, हर एक से इस तरह से क्या है, स्ट्रक्चर तुम्हारे पास में निकल के आ रहे होंगे। और जो ये स्ट्रक्चर तुम्हारे पास निकल के आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रेडियल स्पोक, इनका नाम है रेडियल स्पोक। तो रेडियल स्पोक इससे निकल के आती है, हर एक से, जिससे वो हब से आके जुड़ रही है। तो हब क्या है, 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है तुम्हारे पास, ये वाला पार्ट बता दिया। और ये कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या होता है, लाइक ए कार्टव्हील,
तो ये हमको दिखता है लाइक एज कार्टव्हील। तो कार्टव्हील के समान दिखता है, इन चीजों को बहुत आप याद रखें। हमारी एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ में को समझा रखा है। अब चलो एनसीईआरटी को देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है उन्होंने। मैंने आपको देखो सबसे पहले तो ये बता दिया कि सेंट्रोसोम क्या होता है अच्छे से यहाँ पर, उसके बाद वहां पे कहाँ कहाँ कैसी अरेंजमेंट है वो देख लिया। फिर तुम्हारे पास में क्या थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करिए, और मैंने आपको एक और डायग्राम इसमें दे भी रखा है आगे। चलो पहले पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या है। सेंट्रोसोम में क्या होता है, यूजुअली दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। कितने होते हैं बताइए, दो हैं। आपको ये बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। कितना पाया जा रहा है बताइए, दो। अब दो सिलेंड्रिकल है जब, तो दो का मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास में टू है और उनका नाम क्या होता है, सेंट्रियोल। किससे सराउंडेड होता है, अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से। और आपस में कैसे प्रेजेंट होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बता दिया मैंने, परपेंडिकुलर है। अगला, उनका कैसा वो होता है, कार्टव्हील के समान। कार्टव्हील का मतलब क्या होता है, पहिए के समान। और पहिए में क्या होता है, आप पहिए के अंदर एक बीच में एक वो तो बनी होती है रील टाइप की सी, जिससे सारे के सारे, जिससे यहाँ जहां पे तुम क्या करते हो वो लगे होते हैं तुम्हारे पास बुलेट्स वगैरह। तो यही तो होता है वो सब कुछ। तो ये उन्होंने बताया, पढ़ लिया यहाँ पर क्या होता है सारी चीजें। आगे चले। अब देखो 9 कितने दे रखे हैं, टोटल 9 है। इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब किनारे की तरफ, कितने तो पास 9 फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन मतलब कौन आ रहा है तुम्हारे पास में, माइक्रोट्यूब्यूल। तो 9 होते हैं तुम्हारे पास माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट की फॉर्म में, 3 की फॉर्म में हो। और पेरिफेरल देखो ये लिखा हुआ कैसी है तुम्हारे पास, ट्रिपलेट। फिर ट्रिपलेट आपस में लिंक्ड है, और उनका सेंटर पार्ट जो होता है रीजन का सेंट्रियोल के अंदर, वो भी प्रोटीन का है। जो बीच का पार्ट वो भी किसका है, प्रोटीन का, और उसका नाम क्या होता है, हब। सेंटर वाले का नाम क्या बताया मैंने, हब बताया, वही प्रोटीन का बना हुआ है। आगे, और वो जुड़े किससे होता है तुम्हारे पास में, रेडियल स्पोक से। तो रेडियल स्पोक उनको जोड़ता है। आगे देखें, सेंट्रियोल किसको बनाता है, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। किसको बना रहा है यहाँ पर बताइए, बेसल बॉडी सीलिया और फ्लैजिला की। मैंने बता दिया आपको कि तुम्हारे पास सीलिया फ्लैजिला में क्या है, फ्लैजिला के अंदर क्या होता है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। तो उनके बेसल बॉडी को फॉर्म कर रहा है वो स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू, देखो ये आ गया नाम, स्पिंडल एपरेटस। इसमें हेल्प कर रहा है बताइए, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस अभी नाम लिया था तो उसमें करा रहा है। और सेल डिवीजन कराता है एनिमल सेल में, मैंने बता दिया। सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, लोअर प्लांट में आएगा। अगर वो पूछेगा प्लांट में है या नहीं है तो आपको एब्सेंट बताना पड़ेगा। अब यहाँ देखो इसका डायग्राम ये देख लीजिए आप, 3 3 का बन रहा है तुम्हारे पास, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए हैं। ये रेडियल स्पोक है, ये वाले सेंट्रल हब बीच का, ये हब वाला पार्ट है। फिर ये देखो जिससे जुड़ रहा है, अगर आप इसको ए कहेंगे, बी है, सी है, तो ये ए बी और सी। अब जिससे जुड़ रहे हो तो ए से लिंक करी तो है, यहाँ ये ए है, ये ए बी और सी, तो कौन सा लिंक आ रहा है आपस में बताना, तो सी और ए का बन रहा है, तो ए से लिंक है। कोई डाउट यहां तक, उम्मीद करता हूं कि आप सबको यहां पर समझ में आया होगा। चलें अब आगे की तरफ। अब है तुम्हारे पास में न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है तुम्हारे पास, इसको हमें डिटेल में जानना है। सब चीज गए, न्यूक्लियस की कैसे शुरुआत हुई है, क्या होता है, इस सबको हम देखते हैं। देखिए ध्यान से, चलो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज न्यूक्लियस। हेडिंग इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है हमारे पास, ये सबसे पहले इसको बताया था 1831 में, और साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, इन्होंने इसको डिस्कवर कर दिया था। अब इन्होंने डिस्कवर कर दिया न्यूक्लियस को यहाँ पर। अब इन्होंने और क्या बताया आगे चल के, एक साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास में जिनका नाम है फ्लेमिंग। न्यूक्लियस के बारे में अगर आप हर चीज को जानने लग गए तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, फोंटाना भी आए हैं, तो आप इन सबको नहीं पढ़ना आपको इतना ज्यादा। जो बता रहे हैं एनसीईआरटी मैक्सिमम दे रखा है, उन सबको हमें अच्छे से देखना है। 1831 के अंदर ये हुआ। अब एक साइंटिस्ट है तुम्हारे पास फ्लेमिंग नाम के, उन्होंने क्या करा, यूज्ड बेसिक डाई।
किस डाई का इस्तेमाल करा बताइए? बेसिक डाई। और उन्होंने क्या बताया? बेसिक डाई। और उन्होंने बताया गेव द टर्म क्रोमेटिन। तो उन्होंने क्रोमेटिन नाम दे दिया। तो फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन नाम दिया है। कौन सी डाई का यूज करा बताइए? उन्होंने करा है बेसिक डाई का इस्तेमाल। तो बेसिक डाई को इस्तेमाल करा है। बेसिक डाई को करा है तो खुद सब्सटेंस कैसा रहा होगा? एसिडिक। एसिडिक रहा होगा, तभी तो बना है तुम्हारे पास ये वाली चीज। अगला अगर हम देखें न्यूक्लियस के बारे में, सबसे पहली चीज तो ये याद रखें, जो न्यूक्लियस है इसका नंबर, चलो नंबर पे हम बाद में बात करेंगे। जो न्यूक्लियस है हमारे अंदर, न्यूक्लियस में होता क्या है? देखो, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस इज, पहले देख लें कहां कहां है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल सेल। न्यूक्लियस आपका हर सेल के अंदर पाया जाएगा, एक्सेप्ट, अब देखो एक्सेप्ट में कौन आ रहा है तुम्हारे पास? एक का नाम क्या आता है? आरबीसी। और वो भी कौन सी आरबीसी है? मैच्योर, एडल्ट। उनमें नहीं होता। जब शुरुआत में बनती है आरबीसी, उसमें न्यूक्लियस होता है पर बाद में नहीं होता, वो निकल जाता है। तो मैच्योर आरबीसी में नहीं पाया जाता। इसके अलावा क्या होता है तुम्हारे पास? ऑल सेल एक्सेप्ट आरबीसी। ये क्लियर? अगला हमारे पास में क्या आता है? प्लांट में नाम आता है ट्यूब सेल। तो ट्यूब सेल के अंदर भी एब्सेंट है। तो एक तो आरबीसी में एब्सेंट है और एक किस में एब्सेंट है तुम्हारे पास में? ट्यूब सेल के अंदर। तो इन दोनों में ये नहीं पाया जाता। नीट एग्जाम में इनको पूछ लेगा, इसलिए याद रखें। और आपको पता भी होगा, इतना हम वैसे भी जानते हैं। न्यूक्लियस का नंबर कितना होता है? न्यूक्लियस नंबर इज इज 1 इन ऑल सेल। हर सेल में कितना नंबर होता है न्यूक्लियस का बताइए? एक ही होता है हर सेल के अंदर। बट देयर आर सम एक्सेप्शन, पर यहां पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अब वो एक्सेप्शन कौन है तुम्हारे पास? अब उनको हम देखते हैं। चलो बताइए, एक दो नाम तो बताओ। देखो, जैसे कि आप एक नाम सुनते हैं 12th क्लास में आएगा, टेपेटम का। तो टेपेटम जो होता है, टेपेटम का रोल क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड कराना होता है जब एंथा डेवलप होता है। तो टेपेटम के अंदर भी क्या आता है? ये कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएट। आप लिख सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसके अलावा वहां पर आप पढ़ेंगे एग अपरेटस, या तुम्हारे पास एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक में वहां पर जब तुम पढ़ते हो 7 सेल 18 न्यूक्लियर, तो वहां एक नाम आता है पोलर न्यूक्लियाई का, वो भी इसी में आता है, ये वाले। तो देख सकते हैं आप कि ये कैसी है तुम्हारे पास में? ये मल्टी न्यूक्लिएट है। और एक्चुअली मल्टी क्या, यहां पर 2 न्यूक्लियस होते हैं, यहां पर 2 हैं। तो ये हमने बात कर ली कि क्या होता है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जहां पर तुम्हारे पास में, जैसे कि आप पढ़ेंगे फंजाई, तो वहां आपको एक कंडीशन मिलेगी सिनोसिटिक, किंगडम फंजाई में। और सिनोसिटिक का मतलब भी मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है। तो फंजाई के अंदर भी अगर आप ऑर्गेनिज्म की बात करने बैठोगे, ऑर्गेनिजम्स की, तो वहां पर क्या मिलेगा आपको? फंजाई के अंदर कौन सी कंडीशन बनती है वहां पर? सिनोसिटिक कंडीशन। और सिनोसिटिक कैसी कंडीशन है? यूनिन्यूक्लिएट मल्टी न्यूक्लिएट, तो ये भी होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड करता है क्या, जो फ्यूज करता है वो आगे देखोगे, बट इतना याद रखना, सिनोसिटिक कंडीशन कहाँ पर है? वो होती है फंजाई में। सर वो भी कहाँ पर है, वो ये बता दीजिए ना। वहां पर आप पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, तो वहां आपको नाम मिलेगा फाइकोमाइसिटीज वाले पार्ट में। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड तुम्हारे पास हो गया इस वाले पार्ट को। आगे अगर हम देखें, अब देखो, ये तो न्यूक्लियस का हमने ओवरव्यू वैसे देखा है कि क्या होता है, कहाँ कितना नंबर है, एब्सेंट कहाँ पर है, किसने डिस्कवर करा और किसने क्रोमेटिन बताया। अब और क्या देखना है इसमें, सुने आप। अगली चीज, जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो होता है मोस्ट एक्टिव, ये एक्टिव किस में होता है? इन डिवाइडिंग सेल। अब जो सेल डिवाइडिंग है उनके अंदर ये कैसा होता है? एक्टिव होता है।
कुछ सेल होती है जो डोरमेंसी वाले स्टेज में है, उनमें उतना एक्टिव नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, अब हम उन चीजों को देखते हैं डिटेलिंग के अंदर। हमारी एनसीईआरटी हमको बता रही है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हैज क्रोमेटिन। क्या होता है तुम्हारे पास? क्रोमेटिन होता है। और जो क्रोमेटिन होता है यहां पर प्रेजेंट इन, एक मिनट, न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमेटिन होता है तुम्हारे पास। ये क्रोमेटिन कब होता है तुम्हारे पास? ड्यूरिंग द इंटरफेस। सर इंटरफेस क्या होता है? बस प्लीज अभी नाम को देख लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा क्या है। मैं आपको एक छोटी सिंपल भाषा में बताऊं। बच्चों जो रिपीटर कर रहे हैं, जो रिपीटर्स हैं और जो ड्रॉपर्स में आते हैं, उनको पता है, उन्होंने पढ़ा हुआ है सेल साइकिल, सेल डिवीजन के अंदर कि हमारे पास दो फेस आते हैं सेल साइकिल में। एक को हम कहते हैं ग्रोथ फेस, उसी का दूसरा नाम है हमारे पास इंटरफेस। फिर सेकेंड इज कॉल्ड एज एम फेज। तो जब सेल डिवाइडिंग एक्चुअल में, तो जब सेल ग्रोथ में है, जब अपनी तैयारी कर रही हो डिवीजन के लिए, तो उसका नाम है इंटरफेस। तो ये फेज कौन सी होती है? ग्रोथ फेज में। ग्रोथ फेज में जो हमारा न्यूक्लियस में जो भी जेनेटिक मटेरियल है किस फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन में। तो ड्यूरिंग द इंटरफेज ग्रोथ फेज में तुम्हारे पास ये पाया जाता है, द क्रोमेटिन इज प्रेजेंट। तो क्रोमेटिन कब पाया जा रहा है तुम्हारे पास में? जब वो किस में है? ग्रोथ में या इंटरफेस में। सर अगर नहीं है तुम्हारे पास, जब सेल डिवाइड करती है, सुने ध्यान से, व्हेन सेल डिवाइड, जब सेल का डिवाइड करने का नंबर आएगा, व्हेन सेल डिवाइड देन क्रोमोजोम इज फॉर्म्ड, और इसी से बनेगा वो, तो क्रोमोजोम बन जाएगा। सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है, मैं आपको एक तरह से बताऊं। आपने कभी पतंग उड़ाई है? जो उसका मांझा होता है, अगर आपने पतंग, नॉर्मली क्या आता है, जब आप पतंग को उड़ा रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, आप सारे मांझे को छोड़ देते हैं, जितनी दूर तक जाती है पतंग जाने दीजिए काइट को। जब जब तुम ना क्या करते हो, जब उसे आप खींचते हो, तो नीचे क्या करते हैं, तुम्हारे पास वो मांझा है, जब आप उसे लपेटते नहीं हो रोलर के ऊपर, तो नीचे क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है एक जाल की फॉर्म में। तो याद रखें, क्रोमेटिन भी एक जाल की फॉर्म में ही है, और जो आप उसे लपेट लोगे, उसे कंडेंस कर लोगे, वो नाम है तुम्हारे पास क्रोमोजोम का। तो क्रोमोजोम क्या है? क्रोमोजोम हमारे पास कंडेंस फॉर्म है, तो ये याद रखना, क्रोमोजोम ये कैसी फॉर्म है तुम्हारे पास? कंडेंस। और ये कैसा होता है तुम्हारे पास में? क्या होता है ये? नॉट कंडेंस नहीं होता है, नॉट कंडेंस, और ये कंडेंस्ड। तो कंडेंसेशन या कंडेंस्ड फॉर्म आपको कब देखने को मिलेगी बताइए? ग्रोथ फेज में या इंटरफेस के अंदर? ग्रोथ फेज का ही दूसरा नाम क्या होता है? इंटरफेस। और यह आपको कब मिलेगी? डिवाइडिंग फेज में। तो व्हेन सेल डिवाइड, और जब सेल डिवाइड करेगी, इसको आप कहेंगे डिवाइडिंग फेज। अभी इतना बताया मैंने आपको। अब चलो हम देखते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को, कि न्यूक्लियस कैसा होता है। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं न्यूक्लियस को। अब जो न्यूक्लियस है यहाँ पर, इसके अंदर क्या फर्क है, मतलब होता क्या है हमारे पास में, कैसे बनता है, ये सब देखते हैं। बस एक यहाँ कर देता हूँ, देखिए सबसे बाहर जो ये है आपके पास में, यहाँ लिखता चलूं, इसको आप कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में कितनी मेम्ब्रेन होती है आप सबको पता है, तो न्यूक्लियस में तो डबल मेम्ब्रेन है। कितनी मेम्ब्रेन होती है बताइए? डबल मेम्ब्रेन बताया था, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो ये आउटर हो गया। अब जो इसका ये वाला पार्ट है, इसको आप कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो ये हो गया इनर मेम्ब्रेन का। और जो बीच का स्पेस है, देखो ये जो बीच वाला स्पेस है, यहां लिख दूं क्योंकि यहां पे तो स्पेस ही आ रहा है, ये इसे हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस बीच के स्पेस होता है बिटवीन द आउटर इनर मेम्ब्रेन।
अब इनको अगर मैं जोड़ दूं, देखें ये तुम्हारे पास में जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, अगर मैं इस तरह से इनको वो कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर कुछ पोर्स बन चुके हैं, ये वाले। और इन वाले पोर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? तुम्हारे पास मिनट पोर्स होते हैं जो कब बनते हैं? जब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपस में जुड़ती है। और बीच के स्पेस को क्या कहते हैं हम? आउटर और इनर के बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और ये कितना होता है? 10 से लेके 50 नैनोमीटर के बीच में। ये नैनोमीटर है, एनएम। तो इसके बीच में एक गैप होता है। अब इस पे क्वेश्चन आया भी पड़ा है, नीट 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। अब इसमें आगे और देखिए ध्यान से, जो इसमें भरा होता है लिक्विड, तुम्हारे पास जो फ्लूइड भरा होता है उसका नाम हम कहते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स, और या दूसरा हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ये नाम। और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, आपको यहां पर क्या आता है, जो अलग से नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर ही हो, और उसका नाम हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस का ही पार्ट है, अलग से कोई पार्ट नहीं है। क्या करता है काम अभी देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक जाल के समान जो स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क के समान, वो होता है जिसका नाम पहले भी ले रहे थे, वो है तुम्हारे पास क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर तुम्हारे पास में क्या है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, क्रोमेटिन क्या है, और न्यूक्लियर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, या न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है। इन सब नाम को हमने अच्छे से देख लिया है। अब हम पढ़ते हैं इनको डिटेलिंग में कि कौन सा पार्ट कैसे बनता है, क्या फंक्शन करता है। देखें अब सबसे पहले आपने एक नाम लिया, यहां पर क्या आता है, अब देखिए ध्यान से, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर है एंड इनर मेम्ब्रेन क्या करती है? ज्वाइन करती है, और किसको बनाती है? एंड फॉर्म न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स किसके जुड़ने से बनता है? आउटर और इनर मेम्ब्रेन के जुड़ने से। और एक और चीज, जो आउटर मेम्ब्रेन है हमारे पास, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में होती है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इन कांटेक्ट विद, पढ़ चुके हैं हम, किसके कांटेक्ट में बताइए? विद ईआर। और वो भी कौन सा ईआर होता है? आर ई आर। और आर ई आर क्यों बोला यहाँ पर, क्या होता है? क्योंकि क्या है, द आर ई आर का मीन्स क्या होता है? विच हैज ई आर विच हैज राइबोसोम। तो जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं उस ई आर का नाम क्या होता है? आर ई आर। ये मैंने बता दिया। तो जिस पे राइबोसोम पाए जाएंगे उनका नाम तुम्हारे पास में क्या है? ईआर का नाम आर ई आर है। और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होती है, आपको मैं बता चुका हूं। सर आगे और क्या, इनको और बताइए फिर डिटेल में। अब देखो, जो हमारे पास में गैप होता है, स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। अब जो स्पेस है, किस किस के बीच में स्पेस है? आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में, उसको आप क्या नाम कहते हैं बताएं? कोल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब इसका काम क्या होता है? पेरीन्यूक्लियर स्पेस एक्ट एज ए बैरियर। ये एक मतलब बैरियर के समान काम कर रहा है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। चीजों को आपस में एक दूसरे के पास में क्या हो रहा है, उनको कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, उन्हें एक्सचेंज नहीं होने दे रहा। तो ये एज याद रखना है, एक्ट एज बैरियर। ये एक बैरियर के समान काम करता है। ठीक है, एज बैरियर। और बिटवीन किसके बीच में है तुम्हारे पास? बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इनके बीच में ये बैरियर के समान है। और यही क्वेश्चन आया था तुम्हारे पास कब? नीट 2023। अगला देखते हैं, यहां पर कौन सा नाम हो गया है? पेरिन्यूक्लियर स्पेस क्लियर है। और तुम्हारे पास आउटर मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में होती है वो बता दिया।
न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या है वो बात कर चुके हैं। अब इसका फंक्शन और देख लेते हैं। याद रखना, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, इससे मूवमेंट हो पाता है, मूवमेंट ऑफ, एक होता है आरएनए और एक होता है प्रोटीन। तो मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन हो पाता है किसके थ्रू? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो किसका मूवमेंट हो पाएगा तुम्हारे पास में? क्या है? आरएनए और प्रोटीन का। अब बताओ मैं, आरएनए कहां बनता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब देखो क्या है आगे, एक मिनट, जो हमारे पास में, क्या नाम कह रहा हूं मैं, देखिए आरएनए का मूवमेंट क्या होता है? आरएनए मूवमेंट, आरएनए बनाएगा कौन? आपने भी देखो, एक सेकेंड, अरे यार वेट, आरएनए तुम्हारे पास में बनाएगा कौन? अभी यहां पर बताया मैंने, ये नाम बताया न्यूक्लियोलस का, तो ये रहा तुम्हारे पास। तो ये किसका क्या करेगा? ये बनाता है किसको? न्यूक्लियोलस। ये क्या काम करता है? फॉर्म राइबोसोमल आरएनए। तो ये साइट है तुम्हारे पास में, आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये पार्ट है वो। आप इन शॉर्ट यू कैन आल्सो राइट इट ए आरआरएनए, ये वाला हिस्सा। यहां स्मॉल आर इंडिकेट राइबोसोमल और आरएनए मींस आप जानते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये साइट है। अब जो आरएनए तुम्हारे पास से बन रहा है, अभी मैंने क्या कहा कि वो किसका तुम्हारे पास में वो करेगा? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आरएनए का मूवमेंट कराएगा। तो आरएनए मूवमेंट अक्कर फ्रॉम, बताओ कहां से होगा? लिख सकता हूं, फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म से कहां जाएगा? साइटोप्लाज्म में। दूसरा, प्रोटीन कहां हो बनती है तुम्हारे पास में? प्रोटीन आएगी कहां से? साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ। तो यहां पर क्या लिख रहा हूं? प्रोटीन मूवमेंट अक्कर फ्रॉम, कहां से? यू कैन आर, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ट्रांसलेशन तो आपको पता चलेगा ट्रांसलेशन कहां होता है। और ट्रांसलेशन का मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन मूवमेंट अक्कर फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म, और वो वहां से आ रहा था। बट आपको ये याद रखना है कि हमारी बुक ने हमसे क्या कहा कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ऑफ आरएनए प्रोटीन तुम्हारे पास कहां से कहां कराता है, ये याद रखना है। आरएनए प्लस प्रोटीन मूवमेंट कहां से कहां होगा? मूवमेंट अक्कर इन बोथ डायरेक्शन। तो ये दोनों दिशाओं में होता है इनका मूवमेंट। वो दोनों दिशाओं का मतलब क्या कह रहे हैं मैंने आपको ये बता दिया। और याद रखें ये चीज भी कि तुम्हारे पास में क्या है, क्या बताना था, हाँ, जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस फॉर्म, न्यूक्लियस किसको बनाता है बताइए? आरआरएनए। और ये कोई अलग से ऑर्गेनल नहीं है, ये न्यूक्लियस का ही पार्ट है। कुछ समझते हैं सर न्यूक्लियस अलग है न्यूक्लियोलस अलग है, गलत है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, तो ये कोई अलग से हिस्सा नहीं होता। मैं यहां लिख देता हूं, देखिए, न्यूक्लियोलस इज नॉट इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल। ये कोई अलग से नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल। इट इज फाउंड इन, बताओ कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ये मैंने बता दिया। कहां पाया जा रहा है तुम्हारे पास में? न्यूक्लियस के अंदर। और जो न्यूक्लियोलस का वो है, क्योंकि अलग से तो कोई मेम्ब्रेन है नहीं, न्यूक्लियोलस कंटेंट, जो न्यूक्लियस का सारा मटेरियल है, न्यूक्लियस कंटेंट इज कंटिन्यूअस विद, ये कंटिन्यूअस होता है किसके साथ में? विद न्यूक्लियोप्लाज्म। क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म में ही आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस, और अलग से पार्ट है नहीं, उसी मिक्स है, तो सारा कंटेंट तुम्हारा कंटिन्यूअस होता है विद न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर आपसे कोई पूछेगा वो क्या है, कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस, क्योंकि बीच में न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आ रहे थे। और याद रखना जो इनका नंबर है लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस कैन बी ऑब्जर्व, ये आपको वहां देखने को मिल सकती है, लार्ज नंबर इन सेल्स वेयर एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस अकर, जहां पर मैक्सिमम क्या हो रहा है, एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। तो वहां पर न्यूक्लियोलस का नंबर या जो इनका संख्या है वो तुम्हारे पास ज्यादा हो मिल सकती है आपको, ये बता दिया। अगला देखिए हमारे पास में क्या आता है, अगले वाले पार्ट में है तुम्हारे पास, ये सारा पार्ट हो चुका। अब है हमारे पास में क्रोमेटिन का, क्रोमेटिन किस किस से मिलकर बनता है और क्या होता है। मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले कि जो क्रोमेटिन है ये कब देखने को मिलेगा, बताइए क्रोमेटिन का नाम। चलो नाम समझ में आया, अब अच्छे से देखिए क्रोमेटिन तुम्हारे पास कहाँ देखने को मिलेगा, डूरिंग, बताओ क्या नाम लिखूं, डिवाइडिंग या इंटरफेस, तो मैं आप लिख देता हूं ग्रोथ फेज। तो कभी तो कह रहे हो इंटरफेस, दो ही तो नाम होते हैं, ग्रोथ फेज को क्या कहते हैं हम, इंटरफेस। तो ड्यूरिंग ग्रोथ फेज इंटरफेस आपको क्या मिलेगा, क्रोमेटिन। और जो क्रोमोजोम नाम है ये कब आप कहेंगे यहां पर क्या है, तो ये आएगा ड्यूरिंग डिवाइडिंग या ड्यूरिंग डिवीजन। जब सेल डिवाइड कर रही है तो या इन डिवाइडिंग सेल या ड्यूरिंग डिवीजन फेज आपको क्या नाम आएगा, क्रोमोजोम का नाम, ये बता दिया। अब जो क्रोमेटिन है ये किससे मिलके बनता है, अब वो देखिए क्रोमेटिन का एक यहां पर नाम क्या आता है तुम्हारे पास में, कुछ यहां पर होता है सम बेसिक प्रोटीन, प्रोटीन का नाम है बेसिक प्रोटीन, और उन्हें हम क्या कहते हैं, कोल्ड एस क्रोम कोल्ड एस हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन होती है कुछ तो यहाँ पर, इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है जो पाई जाती है, जो इनके बनाने में हेल्पफुल होती है, और प्लस आरएनए भी होता है कुछ। तो क्या क्या पाया जाता है याद रखना इनके अंदर। हिस्टोन प्रोटीन है वो किस नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है। बेसिक का भी क्यों है, अब हम बात करेंगे जब आप 12th में आओगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पर टॉपिक आता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, वहां बात करते हैं इन सबकी और डिटेल में। बेसिक प्रोटीन क्या है, लाइसिन आर्जिनिन क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर क्या है, बस यहाँ पर नाम दे रखे हैं वो प्लीज याद रखें। तो कौन कौन सा प्रोटीन आ रहा है, एक का नाम क्या लिया मैंने, हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा कौन सा है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और कौन है, आरएनए। और हमारे अंदर एक सेल के अंदर कितना मीटर लंबा डीएनए होता है, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए, ये वाला पार्ट। अब देखिए ध्यान से अगली बात करता हूं मैं, अब ये आपको नाम क्लियर हो गया होगा, एक क्रोमेटिन का नाम और एक क्रोमोजोम का नाम। सॉरी मैंने क्रोमोजोम की स्पेलिंग गलत कर दी, जल्दी में हो जाती हो, चलो यहां देख कर देता हूं सही, क्रोमोजोम। अब देखिए जो क्रोमोजोम है तुम्हारे पास में, क्रोमोजोम कैसा होता है, यहाँ पर क्या है, अगर हम क्रोमोजोम को बनाने बैठ जाएं तो कुछ इस समान होता है, क्योंकि वो पेड़ में होते हैं वो स्ट्रक्चर। अब जो इनको जोड़ता है, अब देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर इस तरह का दिखता है। अब जो इनको यहाँ पर जोड़ रहा है इस वाले का नाम, आप अगर एक की बात, ये पूरा ही क्रोमोजोम है, ये क्या है, क्रोमोजोम। अब जो क्रोमोजोम है तुम्हारे पास, जो इसको जोड़ रहा है इस वाले जोड़ने वाले का नाम है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्या होता है, जो दोनों पार्ट को जोड़ता है। अब ये जो पार्ट से आपके पास ये वाले, इन वाले पार्ट का नाम अगर आधे को मैं बोलूं, क्रोमोजोम जोड़े में एक है या दो है तुम्हारे पास, तो जो इसका आधा हिस्सा होता है क्रोमोजोम का, इसे हम कहते हैं क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड क्या होता है, क्रोमेटिड इज हाफ पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का आधा हिस्सा इज कॉल्ड एज क्रोमेटिड। तो यहां अगर आप इसे लिखेंगे भी तो, चलो एक मिनट मैं इसे यहां क्रोमोजोम को हटा रहा हूं, देखिए यहां चलते हैं शो करते हुए अच्छे से। क्रोमेटिड ये है तुम्हारे पास, क्रोमेटिड क्या होता है, हाफ पार्ट
और किसका हाफ पार्ट है? ऑफ क्रोमोजोम, ये वाला क्रोमोजोम का आधा हिस्सा। तो कितने क्रोमेटिड है क्रोमोजोम में? 2 क्रोमेटिड है। और इन दोनों क्रोमेटिड को देखो, ये भी क्रोमेटिड हो गया और आपके पास ये भी क्रोमेटिड है, ये दोनों ही क्रोमेटिड हो गए। और जो इनको जोड़ रहा है यहाँ पर, अगर मैं इनके जोड़ने की बात करूं तो आप इनका जोड़ने वाले का पार्ट का नाम क्या है? चलो इसको इस तरह से हाईलाइट कर लेते हैं हम। तो ये वाला पार्ट है तुम्हारे पास, इस वाले पार्ट का नाम मैंने क्या बताया? सेंट्रोमियर। तो ये क्या करता है? जॉइंस द क्रोमेटिड, ये जो क्रोमेटिड्स है इन्हें आपस में जोड़ता है। और इनको हम क्या कहते हैं? इन दोनों क्रोमेटिड्स को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड को जोड़ते हैं आपस में। अब ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर के बाहर अगर आप चेक करें, देखें ध्यान से, सेंट्रोमियर के बाहर इस तरह से प्लेट लगी होती है और इन प्लेट का नाम हम कहते हैं काइनेटोकोर प्लेट। तो सेंट्रोमियर के बाहर जिन प्लेट होती है तुम्हारे पास, क्योंकि मैं बताऊं जब डिवीजन होगा ना, ये क्रोमेटिड इस तरफ जाएगा, ये वाला इस तरफ, और ये वाला जाएगा इस तरफ। तो भाई अब इनको कुछ ऐसा तो होना चाहिए जो इस वाले पार्ट को इस तरफ लेके आए, उस वाले पार्ट को उस तरफ लेकर जाए। अब जो इसको उस तरफ लेकर जाएगा और इस तरफ इसे लेकर आएगा, तो जिस प्लेट पे आके वो जुड़ेंगे, इस वाले प्लेट का नाम, इस वाले का नाम होता है काइनेटोकोर प्लेट। तो काइनेटोकोर प्लेट कौन है बताइए? जो सेंट्रोमेयर के ऊपर पाई जाती है, और नीट का क्वेश्चन है ये। तो चलो एक बार यहाँ पे क्या है, नॉर्मल एज रिवीजन कर लेते हैं और देख लेते हैं आगे क्या है। देखिए यहाँ पर क्रोमेटिड का नाम, क्या नाम लिया तुम्हारे पास में? एक मिनट, पेन बदल लेता हूं। क्या नाम लिया है यहाँ पर? सेंट्रोमेयर का नाम आया है। सेंट्रोमेयर क्या लिखोगे? सेंट्रोमेयर क्या है? जॉइंस द क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ता है। और इसी सेंट्रोमियर को हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के समान है। और किसको जोड़ रहा है बताए ध्यान से? क्रोमेटिड को जोड़ रहा है। सेंट्रोमियर के ऊपर ऑन सेंट्रोमियर द कौन सी प्लेट पाई जाती है बताइए? द काइनेटोकोर प्लेट इज प्रेजेंट। उस प्लेट का नाम है काइनेटोकोर। सर ये काइनेटोचोर है भाई, चोर वो ना, कोई ना चोर है ना कोई सिपाही है, ये भी काइनेटोकोर प्लेट है। तो ऑन सेंट्रोमियर द काइनेटोकोर प्लेट इज प्रेजेंट। और इससे वैसे जुड़ता कौन है? अगर मैं नाम भी आपको बताऊं, द स्पिंडल फाइबर अटैच। और ये स्पिंडल फाइबर कौन है? अभी मैं तुमसे कह रहा था ना कि आधे पार्ट को उस तरफ लेकर कोई जाएगा। देखो अभी मैं तुमसे क्या कह रहा था, ये वाला पार्ट इस तरफ जाएगा, ये वाला पार्ट इस तरफ जाएगा, क्योंकि 2 सेल बनेंगी, तो आधे में ये और आधे में ये, जो लेकर जाएंगे उन्हीं का नाम है एक्चुअली क्या? स्पिंडल फाइबर, ये होना। और ये नाम के ऊपर क्वेश्चन आया पड़ा था नीट 2024। आप पढ़ोगे, अब आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको सेल साइकिल सेल डिवीजन में भी। तो ये नाम आ गया। अब देखे ध्यान से, इतना आपने समझ लिया। अब जो इसका ये वाला पार्ट है सेंट्रोमेयर, अब बात कर चुके हैं आगे क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड ही क्या होता है? अगर आप इसको भी लिखना चाहे, वहां लिख दिया मैंने एक बार, बट एक बार आप और कर ले रिवीजन के तौर पे। क्या होता है ये? लिख दूं, हाफ पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम। किसका आधा पार्ट है? क्रोमोजोम का। और जो ये क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम में क्या होता है? कितने क्रोमेटिड होते हैं? 1 क्रोमोजोम। तो यहां पर होते हैं तुम्हारे पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड, जो आपस में ये सिमिलर है, तो इनका नाम होता है सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी हो गया नाम। अगला सेंट्रोमेयर भी नाम हो चुका है, क्रोमेटिड नाम हो गया। अब जो इनका ये वाला पार्ट है, प्लीज देखे ध्यान से, ये वाला ऐसे बताया था मैंने क्रोमोजोम को इस तरह से करके। अब जिससे ये जुड़ रहे हैं इनका नाम मैंने क्या बताया था? सेंट्रोमियर का। अब जहां पर क्रोमोजोम का ये एंड वाला पोर्शन है, ये इस एंडिंग पोर्शन को हम कहते हैं टीलोमियर। तो टीलोमेयर क्या होता है तुम्हारे पास? टर्मिनल पार्ट होता है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? आखिर का या एंड का पार्ट। तो टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोजोम, ये। ठीक है, आगे चले।
इस वाले के अंदर इतना हो चुका है हमारा, आगे क्या आएगा, स्मॉल दिस। अब इस वाले पे, इसका नाम क्या बताया मैंने आपको, सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन पे, इसकी पोजीशन पे बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर, रुके बिना बात जगह घेरेगा इतनी, यहां लिख देता हूं। ये कौन है तुम्हारे पास, सेंट्रोमियर। अब यहां लिख रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन। सेंट्रोमियर की पोजीशन पे तुम्हारे पास कितने तरह का होता है, द क्रोमोजोम इज ऑफ 4 टाइप। तो ये 4 तरह का है। पहले का नाम है मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम क्या होता है, इसे हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। और ये कब कब आया पड़ा है, अगर मैं आपको इसका वो बताऊं, नीट 2021 में आया था, 2022 में भी आया है, 2015 में भी आया पड़ा है, ये कई बार पूछा गया है, 2023 में भी है, में भी। अब चेक करना, इसमें एक दो ईयर, अगर एक ईयर ना है तो प्लीज वो मत करना, पर इतनी बार आया पड़ा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। और क्या पता आप दोबारा पूछ ले हो, है तो एनसीईआरटी का, पूछ भी सकता है। देखें ये इसमें हो गया क्या तुम्हारे पास में, अगर इसमें मैं बताऊं तो देखिए, जब आपके पास में दोनों आर्म, ये रहा तुम्हारे पास में, ये आर्म है, जो एक आर्म को आप कहते हैं पी आर्म और एक को आप कहते हैं क्यू आर्म। पी भी होती है और क्यू आर्म, दो आर्म होती है। अभी आप चलो नाम याद रखना, वैसे पी और क्यू आर्म भी नाम कहते हैं। जो ये है, जब तुम्हारे पास में सेंट्रोमियर के दोनों तरफ ये वाली आर्म है, आर्म नाम है, जब सेंट्रोमियर के दोनों तरफ आर्म का साइज बराबर है, इक्वल है, उसको कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। तो ना कोई छोटी है ना कोई बड़ी है, अब दोनों का साइज तुम्हारे पास में कैसा है, बराबर है, तो व्हेन बोथ आर्म्स when both arm are of equal size, और सेंट्रोमियर तुम्हारे पास कहां रहेगा बताइए, जब इक्वल के अंदर है तो सेंट्रोमियर है तुम्हारे पास ये, और सेंट्रोमियर कहां होगा, सेंट्रोमियर इज इन मिडिल पोजीशन। सेंट्रोमियर इसका बीचों बीच पोजीशन के अंदर रहेगा, उसे आप कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। ये इनका सेंट्रोमियर है, ये आप जानते हैं, ये बीचों बीच में और दोनों आर्म इक्वल है, तो ये नाम आएगा तुम्हारे पास, क्या नाम आएगा बताइए, मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। अगले वाले क्रोमोजोम को अगर बताऊं मैं, दूसरे का नाम है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। इसमें क्या आता है तुम्हारे पास, देखिए ये आपके पास में क्रोमोजोम है, ऐसा तुम्हारे पास क्रोमोजोम जिसके अंदर एक आपके पास में जो आर्म है, एक आर्म तुम्हारे पास कैसी होती है, शॉर्ट हो, और एक तुम्हारे पास में कैसी हो, लॉन्ग। तो उस वाले को हम कहते हैं, इतनी शॉर्ट भी ना हो और इतनी बड़ी भी तुम्हारे पास ना हो, आप इसको ऐसे मान सकते हैं। तो ये वाली ये तुम्हारे पास में क्या है, ये लॉन्गर आर्म है, और ये तुम्हारे पास में कैसी है, शॉर्ट आर्म है। तो जब व्हेन सेंट्रोमियर, अब मुझे बताओ, जब एक आर्म छोटी है और एक आर्म बड़ी है, तो क्या सेंट्रोमियर बीचों बीच में आएगा, नहीं आएगा। तो जब तुम्हारे पास व्हेन सेंट्रोमियर इज स्लाइटली
स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा दूर होगा, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल पोजीशन, वो अपनी मिडिल पोजीशन को छोड़कर थोड़ा सा दूर है, अवे फ्रॉम मिडिल पोजीशन, तो उसे आप क्या कहते हैं बताइए? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे अंदर सबसे ज्यादा जो क्रोमोजोम है सब मेटासेंट्रिक वाले क्रोमोजोम है, मेटासेंट्रिक वाले नहीं है। मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, ये नहीं कहा कि ना है वो, बट मैक्सिमम सब मेटासेंट्रिक है इसके अंदर। और यहां पर क्या हो रहा है तुम्हारे पास? वन लॉन्गर आर्म और एक क्या है तुम्हारे पास? वन स्लाइटली शॉर्टर, मतलब थोड़ी सी छोटी है। ये नहीं है कि एक बहुत बड़ी है बहुत छोटी है, ये भी नहीं है, ये वाला नाम हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया नाम सब मेटासेंट्रिक का। थर्ड वन इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम क्या होता है? जब हमारे पास दोनों आर्म के अंदर एक तो बहुत बड़ी और एक बहुत छोटी हो। यहां पर इतनी ज्यादा छोटी नहीं है। अब देखो इसमें देखना क्या आएगा, इसके अंदर ये वाला पार्ट, अब इसमें मुझे मिला के बताइए दोनों के अंदर, एक ये वाला है और एक वो वाला है, दोनों में फर्क है क्या? नहीं है। यहां पर क्या आ रहा है? एक वन एक्सट्रीमली शॉर्ट है एंड वन लॉन्गर आर्म। फर्क दोनों में बताऊं, देखो एक में मैं कह रहा हूं लॉन्गर आर्म और एक में यहां पे क्या है? एक्सट्रीमली शॉर्ट। यहां पर स्लाइटली कहा था मैंने, एक्सट्रीमली कहा है। इतनी अंग्रेजी आपको आती होगी थोड़ी बहुत, उम्मीद कर सकता हूं। यहां थोड़ी छोटी है और यहां पर बहुत छोटी है। तो बहुत छोटी किस में होती है? एक्रोसेंट्रिक में। और लास्ट वन जो हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। तो ये चार तरह के क्रोमोजोम होते हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। इसमें क्या आता है? इसके अंदर होता है हेज, टर्मिनल सेंट्रोमियर। इसका तो सेंट्रोमियर है बेचारा गया, वो तो बिल्कुल ही पास में वहां वैसे होगा, जैसे कि देखिए देख लीजिए फर्क, ये है टीलोसेंट्रिक। तो जहां पर टर्मिनल सेंट्रोमियर है उसको हम क्या कहते हैं? टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। तो चार तरह के सेंट्रोमियर, चार तरह के क्रोमोजोम है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, वन इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, अदर इज कॉल्ड एज सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। when both the arms are equal, this is called as metacentric, and when there is one slightly shorter arm then the other one is called as submetacentric, and when there is one extremely short and one longer arm is called as acrocentric, and when the chromosome has terminal centromere that is called as telocentric chromosome। तो ये चार टाइप थे। यहां पर हमने किसको देखा है? नॉर्मल कंप्लीट करा है न्यूक्लियस को, कि क्या होता है तुम्हारे पास, किसके अंदर कितने प्रेजेंट है, ये सब हमने अच्छे से बात कर ली। अब हम चलते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है, छोटा सा है, उसका नाम, पर चलो उससे पहले एनसीईआरटी की रीडिंग तो करानी पड़ेगी। सर आपने पूरा वैसे ही पढ़ा दिया हमें, ये देखो हर एक को मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको, हर एक पेज के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। अब एनसीईआरटी की लाइन में देख लें एक बार। लो, हमारी सबसे फेवरेट बुक है ना एनसीईआरटी, तो पढ़ना है उसे अच्छे से। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनल, पहली बार किसने उसको डिस्क्राइब करा था बताइए? डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। और कब करा उन्होंने? बे कब करा था बताइए? रॉबर्ट ब्राउन ने। ईयर भी आपको मैंने बताई थी 1831, ये रहा। उसके बाद तो जो मेटेरियल होता है न्यूक्लियस का, उसको किस वाली डाई से वो कराता है? एसिडिक या बेसिक? बेसिक डाई से। और क्या नाम दिया था उसको? क्रोमेटिन। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। अब ये जब माइक्रोस्कोप में देखा है उन्होंने तो इस तरह का दिखाई पड़ा। साइड का कौन सा पार्ट है? न्यूक्लियोप्लाज्म, ये वाला। ये कौन सा है तुम्हारे पास? न्यूक्लियोलस है, ये ब्लैक से थोड़ा दिख रहा है। ये इसकी मेम्ब्रेन है बाहर की, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो पोर बन रहे हैं तुम्हारे पास में, तो इन पोर्स का नाम क्या होता है? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये पोर है जो
अरे इनमें से कोई नाम है जो आपको मैंने बताया ना हो क्लास में? तो इसके अलावा देखो मैंने समझाने के लिए वैसे लिया इसको, ये तो क्योंकि हमें ऐसा देखने को मिलता है। अब देखो उसी को ऐसे बनाया हुआ है, ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर प्लाज्म होता है जो सराउंडिंग है, न्यूक्लियर की कवरिंग इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवलप, ये पोर है न्यूक्लियर पोर, और जो यहाँ पर एक तुम्हारे पास में जाल सा बना है उसका नाम क्रोमेटिन है। लो चलो अगले की तरफ देखें, इतना तुमने यहाँ पे देख लिया। अब अगला एनसीईआरटी में क्या कह रहा है वो देखिए। इंटरफेस का न्यूक्लियस, इंटरफेस क्या होती है बताइए, तुम्हारे पास कौन सी फेस है, ग्रोथ फेस है। उस टाइम जब सेल डिवाइड ना कर रही, बता दिया था मैंने, एक्सटेंडेड इलोबरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर खुला होता है, जिस तरह तुम्हारा मांझा खुला होता है जिससे आप पतंग उड़ा रहे हैं, वो खुला पड़ा है तुम्हारे पास, तो इस तरह ये खुला होता है, उसका नाम है क्रोमेटिन। फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स आता है और स्पेरिकल बॉडी होती है, उनका नाम क्या होता है तुम्हारे पास, न्यूक्लियोलाई, इनका मतलब न्यूक्लियोलस ही हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर पता चला जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको हमने कह रहे हैं न्यूक्लियर एनवलप, किससे बनी होती है, दो मेम्ब्रेन से, और उनके बीच का जो स्पेस है कितना होता है, 10 से लेकर 50 नैनोमीटर, और उनके स्पेस को क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और वो क्या होती है, बैरियर के समान होती है। किसके लिए बैरियर है, मटेरियल के लिए जो न्यूक्लियस के अंदर है और साइटोप्लाज्म के बीच में। आउटर मेम्ब्रेन किसके कंटिन्यूस में होती है बताइए तुम्हारे पास, ईआर के कांटेक्ट में, और कौन सी ईआर होती है, आर ई आर, आर ई आर पे क्या होते हैं, राइबोसोम। बताओ क्या नहीं हुआ इसके अंदर, क्या ना बताया। आगे देखिए एनसीईआरटी में कुछ जगह पे जो तुम्हारी न्यूक्लियर एनवलप है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही है भाई। कभी कहो सर आपने एनवलप नहीं कहा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, बीच में पोर आते हैं, और वो पोर तुम्हारे कब बनते हैं बताइए, जहां पे दोनों मेम्ब्रेन जुड़ती है। और कौन कौन सी जुड़ती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, मैंने बताया था। आउटर और इनर मेम्ब्रेन जहां जुड़ रही है वहां पोर बनता है, और पोर का नाम लिया है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, इसको हमारी बुक ने कहा है न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं, देखो मूवमेंट करवाते हैं किसका, आरएनए का और प्रोटीन का, ये बता दिया मैंने। दोनों डायरेक्शन के अंदर होता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म से, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। फिर आगे हर एक सेल के अंदर कितना न्यूक्लियस होता है बताओ, एक, बट ये भी बदल सकता है, वेरिएशन देखने को मिलती है कहीं कहीं पर। उन्होंने फिर कहा है कि बताओ कहां कहां देखने को मिल रही है, कहां पे एब्सेंट होता बताओ, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, तो आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। और कहां एब्सेंट होता है, प्लांट के अंदर कहां होता है, ट्यूब ट्यूब सेल में, वो मैंने आपको बता दिया। कुछ बचा हो तो बताइए। अगला पार्ट देखिए, न्यूक्लियर मैट्रिक्स दूसरा नाम क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये भी मैंने बता दिया, ये भी नाम बता दिया। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या आता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियोलाई है, ये कैसी होती है, स्पेरिकल है। इनका सारा कुछ किसमें पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म से, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। अब कह रहा हो जो न्यूक्लियस का कंटेंट है वो कंटिन्यूस होता है विद किसके साथ में, न्यूक्लियोप्लाज्म से, क्योंकि कोई अलग से तो मेम्ब्रेन बाउंड है नहीं, अलग से थोड़ी कवरिंग है। तभी तो मैंने कहा था न्यूक्लियोलस अलग से ऑर्गेनल ना है, वो न्यूक्लियस का ही पार्ट है। ठीक है। अगला कह रहा है उसमें बनता क्या है, यहां पर बनता है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, इसी को मैंने कहा था आरआरएनए, तो इसका फॉर्मेशन हो रहा है। फिर लार्जर और मोर न्यूमरस, मतलब कई तुम्हारे पास ज्यादा संख्या में भी और बड़े न्यूक्लियस तुम्हारे पास कहां होते हैं, जहां प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है, ये भी बात कर चुके हैं। अगला देखिए, आप अब देखेंगे जब न्यूक्लियस तुम्हारे पास होता है, आप देखो ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल तुम्हारे पास क्रोमोजोम बनाते हैं, क्रोमोजोम कब बनता है, मैंने कहा था जब सेल डिवाइड करती है, और जब सेल ग्रोथ कर रही है उसका नाम क्या है, इंटरफेज। इंटरफेज के टाइम पे क्या होता है, क्रोमेटिन, और डिवाइडिंग के टाइम पे क्या होता है, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कैसा होता है, कंडेंस, और क्रोमेटिन कैसा होता है, नॉन कंडेंस। तो ये वाला पार्ट। अब ये किससे बनता है, देखो क्रोमेटिन, ये बनता है डीएनए से, और कुछ बेसिक प्रोटीन है, और उनका नाम क्या होता है, हिस्टोन। इसके अलावा कौन आता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए। तो यहां पर क्या है तुम्हारे पास, मैं बता चुका हूं, शायद मैंने वहां पर डीएनए ना लिखा है तुम्हारे पास में, रुक एक मिनट, देखो ये रहा, इसके अंदर क्या है तुम्हारे पास, डीएनए होगा, एक मिनट, डीएनए तुम्हारे पास में, ये तो भाई मेन चीज ही है डीएनए, तो इसको तो मैं कैसे यहाँ पर क्या पता ना कैसे स्लिप हो गया। डीएनए होता है हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन और आरएनए, ये सब इसके अंदर पाए जा रहे हैं। देखिए आगे कहाँ था मैं, यहाँ पर
तो कौन किस क्रोमेटिन में क्या क्या आता है तुम्हारे पास, ये चीज को याद रखें। फिर देखो सिंगल ह्यूमन सेल में कितना मीटर लॉन्ग डीएनए होता है, 2 मीटर, ये वाला पार्ट। और वो 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वाला पार्ट। अब आगे उन्होंने क्या बताया कि तुम्हारे पास सेंट्रोमेयर की पोजीशन पे कितने वो होते हैं, सेंट्रोमेयर क्या है, काइनेटोकोर क्या है। अब देखो ये रहा ना काइनेटोकोर, बताओ काइनेटोकोर किसके ऊपर होता है, सेंट्रोमेयर के ऊपर। आप वैसे लिख लेना समझने के लिए, उसके ऊपर पाया जाता है। देखिए हर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कब देखने को मिलता है, डिवाइडिंग सेल में। आ गया अब नाम, मिल गई दिल को ठंडक। तो ये क्रोमोसोम है कब देखने को मिल रहा है, डिवाइडिंग सेल के अंदर। और प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन का नाम क्या है, मैंने नाम बताया था सेंट्रोमियर है। और इस पर कौन पाए जाते हैं आपके पास में, डिस्क के समान स्ट्रक्चर है, काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर किसको होल्ड करता है बताइए, क्रोमेटिड को। और क्रोमेटिड क्या होता है, आधा पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, मींस हाफ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। जिससे जुड़ रहे हैं उसका नाम सेंट्रोमियर, उस पर कौन है, काइनेटोकोर। कैसी होती है, डिस्क शेप। अब कह रहे हो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर पे, क्रोमोसोम कितने तरह के हैं, 4 टाइप के। क्या नाम है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में देखिए दोनों आर्म कैसी होती है, इक्वल। और इसके अंदर क्या आता है, सब मेटा में तुम्हारे पास देखो सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से थोड़ा सा दूर है, तो तुम्हारा सेंट्रोमियर है। फिर एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में क्या है, बहुत दूर होता है तुम्हारे पास, उससे क्या बनता है, एक एक्सट्रीमली शॉर्ट और एक वेरी लॉन्ग आर्म। एक लॉन्गर है, एक लार्ज है तुम्हारे पास, एक बहुत छोटी है। और टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, टर्मिनल सेंट्रोमियर। बताओ क्या नाम बताया। अब इसके अंदर थोड़ा सा, अब देखो क्रोमोसोम के बाहर, अब ये इसके डायग्राम थे, ये वाला देखो, ये वाला कौन है तुम्हारे पास है, मेटासेंट्रिक है। अब तो आप देख के भी कर सकते हैं भाई, दोनों आर्म बराबर है। फिर यहां देखिए एक लॉन्गर है, एक शॉर्ट है थोड़ी सी, तो ये कौन सी हो जाएगी, सब मेटासेंट्रिक। फिर ये कौन सा हो जाएगा तुम्हारे पास, एक्रोसेंट्रिक। वो डायग्राम को भी पूछ लेगा, स्ट्रक्चर को भी। और ये कौन सा है तुम्हारे पास में, टीलोसेंट्रिक। तो ये है आपके पास टोटल 4। ये हो गए एनसीईआरटी के। अब देखो एक नाम और है ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का। क्रोमोसोम जो ये सेंट्रोमियर है, इसे तो हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सारे ध्यान से सुन ले इसे, इसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है। जो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये हमारे पास कैसा होता है, ये होता है नॉन स्टेनिंग। ये नॉन स्टेनिंग पाया जाता है। और ये इसके बाहर है तुम्हारे पास सेटेलाइट वाला पार्ट है। तो इस सेटेलाइट वाला पार्ट कैसी कॉन्स्ट्रिक्शन है, सेकेंडरी होती है। और ये सेंट्रोमेयर के ऊपर, मतलब टीलोमेयर की तरफ होती है, क्योंकि देखो जहां क्रोमोसोम एंड होता है ना, उस वाले पार्ट को हम कहते हैं टीलोमियर। ये, और इसमें एक्स्ट्रा थ्रेड ऑफ डीएनए पाया जाता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में, एक्स्ट्रा थ्रेड। बट आपको इतना याद रखना है कि हमारे पास जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है उसमें कौन आता है, सेटेलाइट। और कैसा होता है वो, नॉन स्टेनिंग। अब देखो ये शायद लिखा होगा एनसीईआरटी में, कुछ क्रोमोसोम में, सब में नहीं होता है, कुछ क्रोमोसोम में होता है नॉन स्टेनिंग पार्ट, देख लो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और कांस्टेंट लोकेशन पर उसको हम क्या कहते हैं, सेटेलाइट। इसका डायग्राम के लिए आप देख लीजिए, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। और सेकेंडरी को क्या कहते हैं, सेटेलाइट। और ये जो क्रोमेटिड है, देखो ये इस वाले को क्या कहते हैं, एक को क्रोमेटिड कहते हैं, ये भी क्रोमेटिड है। और दोनों क्रोमेटिड आपस में सेम एक जैसे हैं, और एक ही क्रोमोसोम के हैं, तो नाम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये तुम्हारे पास नाम छोटा सा माइक्रोबॉडीज का। पहले तो सुने मैं आपको बताऊं, माइक्रोबॉडीज जो हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इसे मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, बट यहीं पर मैं लिख दूंगा आपको कि क्या क्या होता है। पहले तो ये याद रखना, जो माइक्रोबॉडी है,
माइक्रोबॉडी प्रेजेंट किसके अंदर है, दोनों में, ये बोथ, प्लांट के अंदर भी और एनिमल में भी। तो प्लांट एंड एनिमल दोनों के अंदर ही पाई जाती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ये आपको दोनों में देखने को मिलती है। इसके अलावा कैसे सर, प्लांट में कैसे होती है, आपको नाम बताऊं मैं, ये कैसे है तुम्हारे पास, ये बहुत छोटी होती है, मिनट वेसिकल्स है। ये 3 टाइप की होती है वैसे सर, 3 टाइप यहां तो है नहीं, नाम याद रखें बस। एक का नाम है परोक्सीसोम, दूसरे का नाम है ग्लाइऑक्सीसोम, और तीसरे का नाम है स्पेरोक्सीसोम या स्पेरोसोम। ये वाली परोक्सीसोम जब आप पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, और वहां एक नाम आता है फोटो रेस्पिरेशन प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, तो ये उसमें रोल प्ले करता है। और वहां पर 3 सेल ऑर्गेनल आते हैं हमारे पास, एक का नाम क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड परोक्सीसोम, तो ये उसमें रोल प्ले करता है। तो किस में रोल प्ले कर रहा है तुम्हारे पास में, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखें। तो ये तुम्हारे पास में किस में करता है, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर, फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। इनमें कुछ तुम्हारे पास में क्या है, एंजाइम भरे होते हैं तुम्हारे पास, कौन सा होता है, जैसे कि पेरोक्सीडेज एंजाइम, कैटेलेज एंजाइम, आरफिल्ड, ये सारे एंजाइम इनके अंदर पाए जाते हैं। अब वहीं पर इनको डिटेलिंग में, बस इतना जरूर याद रखें कि माइक्रोबॉडी कहाँ पाई जाती है हमारे पास, प्लांट भी होती है, एनिमल्स के अंदर भी होती है, और कितने तुम्हारे पास में क्या है, प्लांट में किस में काम कर रही है, फोटो रेस्पिरेशन। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा वहां पर फोटोसिंथेसिस हर प्लांट में, वहां इसका नाम लूंगा अच्छे से, और कौन सा सेल कैसे काम करता है ये सब बात करेंगे। और इसी के साथ अब तुम्हारा चैप्टर दी एंड होता है। और मैंने आपसे जैसे कहा था, पहले हमने क्या पढ़ा, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल, फिर क्या पढ़ा, न्यूक्लियस, उसके बाद आखिर में क्या देखा है, माइक्रोबॉडी। अब हमारे जो क्वेश्चन आए पड़े थे नीट में, उनको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कब का है, नीट 2024 का। अब देखना आज ही क्लास में, लास्ट क्लास में होता है एक्सोनीम, बताओ कहां नाम आता है इसका, सीलिया और फ्लेजिला में आता है, तो ए का कौन जाएगा, सेकंड। अब ए का सेकंड किस में, देखो ना 4 में है ना इसमें है, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अगला नाम देखिए कार्ट व्हील, अभी की क्लास में बताया था मैंने आपको, कार्ट व्हील किस में पाया जाता है, आपको सेंट्रल में पाया जाता है, तो बी का 1 जाएगा। और बी का 1 देखिए, इसमें तो 4 दे रखा, ये खराब, तो आंसर क्या बचा तुम्हारे पास, ओनली 4। सर आगे का भी तो कराओ, हमने पढ़ा ही नहीं है, अरे करा तो दिए भाई, मिला लो आगे। और सैटेलाइट का नाम अभी पढ़ा है तुमने, क्या होता है, क्रोमोजोम में आता है, तो देख लीजिए तुम्हारे पास में क्या होता है, डी का 3। अब बचा क्रिस्टियो, कहाँ आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। लो 2024 का है, बहुत सिंपल। अगला देखिए हमारे पास, ये भी 2024 क्वेश्चन, क्या देखो, न्यूक्लियोलस अभी बताया था, किसके साइट होती है बताओ, साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस, अभी की क्लास में बताया था। तो ए का जाएगा तुम्हारे पास में 3। अब ए का 3 किस किस में है, देखो ये नहीं हो सकता क्योंकि ए का 2 है, ए का 1 है, ये नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा। अब चलो बी की तरफ, सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल कैसा होता है, कार्टव्हील के समान, लो बी का सेकंड। अब बी का सेकंड देखो, यहां भी सेकंड है और यहां तुम्हारे पास में क्या आता है, ए का 3, बी का सेकंड है, तो ये हो जाएगा, यहाँ बी का 4 है, ये गलत, दो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, बस सेकंड से हो गया। कहते हैं सर मैच दी कॉलम में बहुत टाइम लगता है, लो अब कितना टाइम लग गया। अगला देखिए क्वेश्चन 2018 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के लिए कौन सही है, लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, गलत, नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड में कोई मेम्ब्रेन ना है, स्पिंडल फॉर्मेशन में भी नहीं करता, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, डायरेक्टली बताया था मैंने आपको, ये क्या करता है, आरआरएनए को फॉर्मेशन में बनाने में हेल्प करता है, तो डी आएगा 2018 में। अगला है तुम्हारे पास लास्ट क्वेश्चन है, और जो कि तुम्हारे पास बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, हमारे क्रोमोसोम कितने तरह के थे, 4 के। अब क्या कह रहे हो, जब सेंट्रोमियर सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ टू ग्लैंड, जब बिल्कुल बीच में होगा, तो बताइए बिल्कुल मिडल में किस में होता है, मेटासेंट्रिक वाले में, सब मेटा में थोड़ा सा दूर होता है, तो यहाँ पर मेटासेंट्रिक नाम है, ये रहा सी। सब भी नहीं होगा, एक्रो भी नहीं, ये भी नहीं होगा, तो सी करेक्ट आंसर, खत्म।
टाटा बाय। तो यहां पर हमने पूरे चैप्टर को एंड कर लिया है। अब अगली क्लास के अंदर हम न्यू चैप्टर बिगिन करेंगे। यहां तक सारे बच्चे इनको क्या अच्छे से पढ़ लें और रिवाइज करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।